हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ईयर्स जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहले हम जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है। तो जो साइकोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है साउल और लोगस का मतलब होता है साइंस। यानी कि जो साइंस है उसका मतलब सबसे पहले जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी गई यानी उसका मीनिंग दिया गया वो दिया गया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंस ऑफ साउल है या स्टडी ऑफ साउल। पर इस मीनिंग को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो साउल होता है वो मेटाफिजिकल नेचर का होता है, उसको ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, इसलिए इस मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो मिड एज में कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा गया, पर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जो माइंड है वो उसकी लोकेशन, उसके फंक्शन, इसमें साइकोलॉजिस्ट को कंफ्यूजन थी, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, पर जो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट फ्राइड थे उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उनके अनुसार जो माइंड होता है, एक इंडिविजुअल का माइंड होता है, वो 10% ही कॉन्शियसली एक्टिविटीज़ करता है, बाकी वो अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग दिया गया साइंस ऑफ बिहेवियर, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल था। सभी जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इस मीनिंग पर एग्री होकर गए और ये ही इसका जो साइकोलॉजी का मीनिंग जो करंटली में मीनिंग माना जाता है। तो जो साइकोलॉजी वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी हमने जान ली कि जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है कि ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होती है जो क्या करती है कि जो साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स होती है या कोई भी रिसर्च होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो साइकोलॉजी के, उनको अप्लाई किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग। यानी कि जब एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसका यूज एजुकेशनल इन्वायरमेंट या एजुकेशनल सिचुएशन में किया जाता है, उसी को ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइज साइकोलॉजी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द टीचर अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनको और या दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं साइकोलॉजी को उनका यूज़ किया जाता है टीचर के द्वारा जब वो जो चिल्ड्रन की ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है उनको सॉल्व करने के लिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इसलिए हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजी क्या होती है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड को समझना, उसकी डेवलपमेंट को समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, उसकी पोटेंशियलिटीज़ को समझना, उसको ही हम साइकोलॉजी कहेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू एक जो टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस दी है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी है। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशन सिचुएशन। एजुकेशन सिचुएशन में ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करना क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है इन द वर्ड्स ऑफ E.A. पील, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। इनके अनुसार जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो साइंस ऑफ एजुकेशन है। फिर नेक्स्ट है स्टीफन, अकॉर्डिंग टू स्टीफन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो चाइल्ड की होती है उसका जो सिस्टमेटिक स्टडी, उसको ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे।
ये थी डेफिनेशन ऑफ। अब इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट है टू गिव ए नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द चाइल्ड। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर को चाइल्ड के नेचर के बारे में नॉलेज देती है कि चाइल्ड का नेचर कैसा है, कि और उसके बिहेवियर के बारे में नॉलेज देती है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में नॉलेज देती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, एम एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। और जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एजुकेशन के नेचर, पर्पस और एम्स के जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को विकसित करती है टीचर के अंदर। टू गिव नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच हैव बीन यूज्ड, द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये अंडरस्टैंडिंग विकसित करती है जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। और नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स होते हैं लर्निंग और टीचिंग के, उसको प्रेजेंट किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है जो वो है टू गिव ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट। जो अचीवमेंट और एबिलिटीज़ होती है उसको मेजर करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू गिव ए नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है एक चाइल्ड की, उसके बारे में नॉलेज भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू असिस्ट इन बेटर एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू प्रिवेंट माल एडजस्टमेंट। तो ये हेल्प करता है बेटर एडजस्टमेंट, बच्चों की अच्छी एडजस्टमेंट करने में, और उनमें जो माल एडजस्टमेंट है उसको भी रोकने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। ये हेल्प करती है कि स्टडी करती है ये एजुकेशनल सिग्निफिकेंस को स्टडी करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग की जो सही ट्रेनिंग की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स इन टीचर अबाउट द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। जो टीचर के सामने जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स आती है क्लासरूम में, उनको देखने का नज़रिया, एक प्रॉपर नज़रिया डेवलप करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि किस लेवल के मतलब बच्चों की जो लर्निंग लेवल है वो किस लेवल तक उसको समझने की कैपेसिटी है उसको बताता है। फिर नेक्स्ट है टू असिस्ट the teacher to set up appropriate educational situations so that changes in the behavior of children are to be brought out towards desired goals। जो बच्चों के जो बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए जो एक टीचर प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सिचुएशन सेटअप करता है, उसमें भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर्स इन ट्रेनिंग देयर pupils with sympathy और understanding and to study their behavior objectively। तो जो ये हेल्प करता है टीचर्स की कि किस तरह से वो बच्चों को सिंपैथी से ट्रीट कर सकते हैं, और उनको समझने में टीचर्स की हेल्प करता है बच्चों को, और उनकी जो बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने में भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स की। नेक्स्ट है टू हेल्प द टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट टू द चाइल्ड। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो टीचर की हेल्प करता है कि इस तरह के मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो उनकी मेंटल कैपेसिटी एबिलिटी के अनुसार होता है, उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही जो मटेरियल है पढ़ाने का जो भी पढ़ाया जाना है उसको ये ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प द टीचर इन रियलाइजिंग दैट द सोशल रिलेशनशिप आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और ये हेल्प करता है टीचर्स को ये रियलाइज़ करने में कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। फिर इसके बाद है टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग हिज ओन जॉब। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो उसकी जो खुद की जो टीचर की एक जॉब है उसको समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। टू प्रोवाइड टीचर विद सच इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स
दैट ही कैन एनालाइज हिज ओन एंड अदर्स बिहेवियर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और टेक्निक्स प्रोवाइड है जिससे वो खुद की जो बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकता है और जो अदर्स है उनके बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम बाय हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके थ्रू जो टीचर है वो क्या कर सकता है, एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है लर्नर को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने के बाद उनके जो कैपेसिटी के अनुसार ही उनको गाइडेंस और प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है टू गाइड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये गाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटर को भी एजुकेशन साइकोलॉजी गाइड करती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के होते हैं और उनको साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती है जो इंस्ट्रक्शन है उनकी सुपरविजन करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टू प्रोवाइड साउंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्यूटिंग the achievement of pupils objectively and to make assessment of native intelligence of children। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इस तरह के मेथड्स प्रोवाइड करती है जिससे मेजर किया जाए जो चिल्ड्रन की जो अचीवमेंट और उनकी इवेल्यूशन किया जा सकता है उनकी अचीवमेंट को ऑब्जेक्टिवली, और असेसमेंट उनकी इंटेलिजेंस लेवल को असेस किया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट है टू फर्निश हिम विद द प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर टू द चाइल्ड। जो प्रॉपर मेथड्स होते हैं टीचिंग के जो चाइल्ड से रिलेटेड है उनको फर्निश करता है टीचर को, और जो ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या नेचर होता है, किस तरह के होते हैं। तो पहला पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए साइंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि साइंस क्या होती है, साइंस में क्या होता है कि पहले जो फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लॉज जो वेरीफाइड लॉज इस्टेब्लिश किए जाते हैं और जो डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का यूज़ किया जाता है इसमें। तो उसी तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसमें भी पहले जो डेटा कलेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। पहले फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उन फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन निकाला जाता है, उसी तरह से जिस तरह से साइंस में होता है। और एजुकेशनल जो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन डीलिंग प्राइमरीली विद हाउ व्हेन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन। ये हाउ व्हेन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन के साथ डील करता है। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करता है, प्रिडिक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नॉट एग्जैक्टली नेचुरल साइंस। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी नेचुरल साइंस तो है बट एग्जैक्टली ये नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये डायनेमिक, ये चेंज होते रहता है जो ह्यूमन बिहेवियर है। पर जो नेचुरल साइंस है इसलिए कहेंगे जो बायोलॉजी की तरह इसमें भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर कंक्लूजन निकाला जाता है, जैसे बायोलॉजी में किया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल साइंस कहते हैं, पर ये एग्जैक्टली नेचुरल साइंस नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस। इसको सोशल साइंस इसलिए कहा गया है जिस तरह से जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, तो उसी तरह जैसे ये ह्यूमन बींग्स की स्टडी होती है इसमें, उसी तरह जो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें भी ह्यूमंस के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी से पॉजिटिव साइंस। तो जैसे नॉर्मेटिव साइंस में होता है कि उसमें फैक्ट्स को इस तरह के फैक्ट्स के साथ डील किया जाता है कि जो होना चाहिए था या होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करता है। जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ये पॉजिटिव साइंस है, ये उन फैक्ट्स के साथ डील करती है जो जैसे है, यानी कि ये चाइल्ड के बिहेवियर को इस तरह से उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो है उसका बिहेवियर, जो चाइल्ड का जैसा बिहेवियर है उसी को स्टडी करते हैं, ना कि जैसा होना चाहिए उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये एक पॉजिटिव साइंस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। हमने पहले डेफिनेशन में इसकी मीनिंग में भी पढ़ा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है, यानी कि उसमें जो साइकोलॉजिकल जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी मॉडल्स है, जो भी उसके
जो रिसर्च है उसको अप्लाई किया जाता है इन एजुकेशन फील्ड, इसलिए इसको अप्लाइड साइंस कहते हैं। इन टेक्निक्स और प्रिंसिपल के थ्रू जो टीचर है वो स्टूडेंट के बिहेवियर और जो एक्सपीरियंस है उनको समझने की कोशिश करता है एजुकेशनल जो साइकोलॉजी के थ्रू, इसलिए इसको अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। इसको डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो न्यू रिसर्च और न्यू डेवलपमेंट करते रहते हैं और इसके चाइल्ड के नेचर के बारे में नए नए जो रिसर्च और जो वो आते हैं उसको करते रहते हैं, इसलिए ये डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस कहा गया है इसको। नेक्स्ट है इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइकोलॉजी, हमने पढ़ लिया। और इसके बाद नेक्स्ट है इट कंबाइंस टू फील्ड्स, इसमें दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट है इट इज़ कंसर्न्ड विद these factors, principles, techniques which relate to various aspects of child's growth and development। जो चाइल्ड के ग्रोथ एंड वृद्धि और विकास से वेरियस पहलू है जो उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है और प्रिंसिपल्स है उसके साथ उससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ कंसर्न विद लर्निंग सिचुएशन एंड प्रोसेस बाय विच लर्निंग कैन बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका संबंध इससे है कि उन लर्निंग सिचुएशन और प्रोसेस है जिससे थ्रू एक जो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसको रोल या इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू हमें डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में नॉलेज मिलती हैं। एडल्टहुड पर पहुंचने से पहले बहुत से स्टेजेस से गुजरकर एक ह्यूमन बीइंग आता है। फिर इन स्टेजेस में जैसे कि इन्फेंसी होगी, चाइल्डहुड हो गया, अडोलसेंस और लास्ट में अडल्टहुड आता है। तो इन सभी को समझने में जो एजुकेशन साइकोलॉजी वो हेल्प करती है। और इन जो ये डिफरेंट स्टेजेस है जो इनके थ्रू इनमें जो भी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो भी डेवलपमेंट होती है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो स्टडीज़ करती है। और ये जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनकी हेल्प करती है करिकुलम डिज़ाइन करने में और एप्रोप्रिएट जो टीचिंग मेथड है उसको सिलेक्ट करने में, उसको अप्लाई करने में ये मेथड करती है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो योर लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू लर्नर को जानने में भी हेल्प मिलती है। लर्नर जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर होता है, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। तो ये हेल्प करता है जो स्टूडेंट की उसकी लर्निंग कैपेसिटी को जानने में, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स, क्रिएटिविटी, उसके इंटेलिजेंस लेवल और जो कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर होता है उसको जानने में हेल्प मिलती है। कोवर्ट होता है जो वो मतलब उसका हिडन जो बिहेवियर होता है उसको कोवर्ट बिहेवियर होता है। ओवर्ट यानी कि जो सामने दिख रहा है उसका बिहेवियर, उसको समझने में भी ये जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। और उसके जो भी दूसरे इनेट कैपेसिटी है, एबिलिटी होती है लर्नर की, उसको भी जानने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीलिंग विद स्पेशल नीड्स लर्नर्स। थर्ड पॉइंट है डीलिंग विद डाइवर्स लर्नर्स। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो टीचर की हेल्प करती है इस तरह के जो टीचिंग को अडॉप्ट और एडजस्ट करने में, ताकि जो डिफरेंट और डाइवर्स जो लर्नर होते हैं उनकी नीड के हिसाब से हो। एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए टीचर को बहुत से वेरियस अप्रोचेस और मेथड्स और जो प्रिंसिपल्स, लॉज होते हैं और फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उसकी नॉलेज होना एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो साइकोलॉजी वो जो बहुत से डाइवर्स लर्नर होते हैं उनको उनके साथ डील करने में हेल्प करती है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। फिर नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जो इंडिविजुअल डिफरेंस जानने में जो है टीचर की हेल्प होती है। और हर जो लर्नर होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनका जो इंटेलिजेंट लेवल होता है, क्रिएटिविटी होती है, ये सब कुछ उनका अलग होता है। कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बैकवर्ड होते हैं
और डिफरेंट डिफरेंट जो है जो लर्नर होते हैं। तो इन सभी को जो आइडेंटिफाई करने में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स की, और किस तरह की उनको मेथडोलॉजी और टेक्निक्स यूज़ करनी अडॉप्ट करनी है उनको उनके साथ डील करने के लिए, ये इसमें भी हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डीलिंग विद स्पेशल नीड्स लर्नर्स। तो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो जो स्पेशल नीड्स लर्नर होते हैं उनके साथ डील करने के लिए भी हेल्प करती है टीचर्स की। और जो स्पेशल नीड्स लर्नर होते हैं वो लर्नर होते हैं जिनको अडेप्टेड टीचिंग जो इंस्ट्रक्शन है उनकी ज़रूरत होती है, उनको अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उनके लिए अडेप्टिव लर्निंग प्रोसेस चाहिए होती है। तो इस तरह के जो लर्नर है उनके साथ डील करने में भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसको उनकी हेल्प करती है टीचर्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टैकलिंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। एक टीचर को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्लासरूम में, जैसे कि पीयर प्रेशर्स, चीटिंग इन टेस्ट, इनडिसिप्लिन और एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक एजाइटी, बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो इनके साथ डील करने के लिए उसकी हेल्प करती है, वो स्टडी करती है चिल्ड्रन जो चाइल्ड होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स को विद प्रॉब्लम, और जो जो डायनेमिक ग्रुप्स को जानने में उसकी हेल्प करती है, बिहेवियरल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स का मैनेजमेंट किया जाता है उसको उसमें हेल्प करती है, और एडजस्टमेंट करने में भी जो टीचर की वो हेल्प करती है। जो इस तरह की जो टेक्निक्स जो डेवलप होती है टेक्निक्स होती है जो साइकोलॉजी में, वो जो वो टीचर की हेल्प करती है इफ़ेक्टिवली डील करने इन सभी क्लासरूम प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में, ताकि जो जिससे कि बेटर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट भी बन सके क्लासरूम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशन जो साइकोलॉजी वो हेल्प करती है टीचर की न्यू जो मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, प्रिंसिपल्स है और टेक्निक्स है टीचिंग की, उनको डिस्कवर करने में एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। और ये हेल्प करती है कि अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने में, और डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे प्ले, ड्रामा, स्किट्स, ग्रुप डिस्कशंस, इनको किस तरह से ये सब चीज़ें इन्हांस करेगी जो टीचिंग है, टीचिंग लेवल को। और ये इन्होंने नए इनोवेटिव जो मेथड्स होते हैं उसको डिस्कवर करने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो एजुकेशन साइकोलॉजी से थ्रू जो टीचर है उसको पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो प्रोडक्ट है जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। हेरिडिटरी जो एबिलिटीज़ होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, वो हेरिडिटरी आती है चाइल्ड के अंदर, और इन्वायरमेंट के अंदर वो इंट्रैक्शन के थ्रू जो दूसरे अपने जो बिहेवियर में वो चेंजेस लाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजी हेल्प करती है बच्चे की बहुत सारे फैक्टर्स को जानने में, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटल हेल्थ के लिए, जो लर्नर के माल एडजस्टमेंट के लिए जो वो होती है, और इसके जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करती है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। और ये साइकोलॉजी है वो टीचर को एक नेसेसरी इंसाइट प्रोवाइड करती है जो इम्प्रूव करता है उसके खुद के मेंटल स्टेटस को भी इम्प्रूव करता है, और जिससे जो सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली डील किया जा सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नीड बेस्ड करिकुलम। तो जो करिकुलम होता है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और इसके जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो जो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है एक एजुकेशनिस्ट की, और ये उन बच्चों की लर्नर की नीड्स और उनकी जो एटीट्यूड के हिसाब से, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से करिकुलम का फ्रेम्स किया जाता है, ताकि डिफरेंट जो लर्नर्स होते हैं उनकी डाइवर्स नीड्स को पूरा किया जा सकता है। एक बैलेंस्ड करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक लर्नर को गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर लर्नर की जो एबिलिटीज़ होती है, साइकोलॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल, वो डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसके लिए जो एजुकेशनल जो टीचर को होता है कि वो गाइडेंस करे, उसकी काउंसलिंग को गाइड करें
जिसे लर्नर की अच्छे से जो अपनी प्रॉब्लम के साथ जो लर्नर है वो डील कर सके। लर्नर को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे साइकोलॉजिकल, एकेडमिक और पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है जो उसकी स्टडी को अफेक्ट करती है। उनके लिए जो टीचर है वो उनको गाइड करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो जो बच्चे की जो असेसमेंट और इवोल्यूशन होता है उसको वो क्या करता है, वो टीचिंग टेक्निक्स और जो एकेडमिक प्रोग्राम्स है उनको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। अगर कुछ कमियाँ वो रह जाती है तो उसको इम्प्रूव, उसके लिए न्यू टीचिंग टेक्निक्स और एकेडमिक प्रोग्राम लाए जा सकते हैं। और ये जो असेसमेंट होती है जो वो मेजर रोल प्ले करती है स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग और डेवलपिंग प्रोसेस में। उसकी बच्चे की लर्निंग की जो पोटेंशियलिटीज़ को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, ये उसकी जो इवोल्यूशन टेक्निक्स होती है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके जो स्टूडेंट की स्किल, नॉलेज और कंपेटेंसी और जो एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए जो असेसमेंट प्रोसेस है का यूज़ किया जाता है, जो साइकोलॉजिक साइंस पर बेस होती है और जिसपे जो कि वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन। जो टीचर्स क्या करते हैं, बहुत से ऐसी जो टेक्निक्स यानी कि ऐसे कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव और साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं ताकि जो उसके जो लर्नर है उसको उसके बिहेव को मॉडिफाई किया जा सके। और उसमें फोकस किया जाता है या जोर दिया जाता है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहे ज़्यादातर, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहे। इससे क्या होता है कि जो टीचर है वो क्लासरूम में जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है उसको आसानी से टैकल कर सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ग्रोथ। तो साइकोलॉजी एक टीचर के खुद के उसके बिहेवियर पैटर्न को जानने में साइकोलॉजी के थ्रू उसको हेल्प मिलती है उसकी अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप या एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि कहाँ कहाँ वर्क करता है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है। तो फर्स्ट इसका द लर्नर। लर्नर कौन होता है? लर्नर वो स्टूडेंट होता है या चाइल्ड होता है जो एक क्लासरूम में इंडिविजुअली होता है या कलेक्टिवली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को लर्नर कहा जाता है इन द क्लासरूम। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये जो लर्नर है उसका इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि विदाउट लर्नर कोई भी जो टीचिंग प्रोसेस है वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर को जानने की बहुत ज़रूरी होता है, लर्नर को जानना। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो लर्नर को जानने की बहुत सी टेक्निक्स दी गई हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है कि इसमें जाना जाता है उसकी इनेट एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल की उसको जानने में हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसके अलावा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसको किस तरह से मेजर किया जाता है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में के थ्रू पता चलता है। और जो ओवर्ट और कोवर्ट और कॉन्शियस एज वेल एज जो अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है लर्नर का उसके बारे में भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू पता चलता है। और इसमें जो एक जो लर्नर की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ही पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है जो ज़रूरी होता है कि कौन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पर वो एक्वायर किया जाए, और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये एक और आसानी से और सेटिस्फेक्शन के साथ एक्वायर किए जाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग प्रोसेस। और अब इसके बाद लर्नर और लर्निंग एक्सपीरियंस को जानने के बाद जानते हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें होता है कि लॉज होते हैं और जो थ्योरीज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के, और इसमें इंक्लूड किया जाता है लर्निंग प्रोसेस में रिमेंबरिंग, याद करना, भूल जाना, फॉरगेटिंग, परसीविंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, किस तरह से कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और वेज एंड मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, ये सभी इंक्लूड किया जाता है लर्निंग प्रोसेस में। और उसके बाद है लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट। लर्निंग सिचुएशन से यहाँ जो मतलब है कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जो
क्लासरूम होता है उसके बारे में बोला गया है। और जो ये लर्निंग इन्वायरमेंट है वो टीचर और लर्नर के बीच में आता है। और जैसे इसमें आता है क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, और ग्रुप डायनेमिक्स टेक्निक्स होती है जो, और जो एड्स प्रोवाइड की जाती है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। इवोल्यूशन आ जाता है इसमें, और टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस आ जाती है इसमें, और जो गाइडेंस और काउंसलिंग है, ये सभी चीज़ें लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग इन्वायरमेंट में आ जाती है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीचर। और टीचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जैसे कि लर्नर होता है और टीचर्स के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है क्लासरूम में, जैसे कि वो उनके बहुत से कन्फ्लिक्ट्स को एडजस्ट करना, मतलब मैनेज करना पड़ता है, मोटिवेशन उनको एडजस्ट करना पड़ता है, और लेवल ऑफ एस्पिरेशन कैसा होना चाहिए उनका। और एक जो टीचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो एक लाइट प्रकाश डालता है किस पर, जो पर्सनैलिटी में क्या क्या आदत होनी चाहिए ज़रूरी, क्या क्या इंटरेस्ट होने चाहिए, एटीट्यूड्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक टीचर को इंस्पायर कर सकते हैं कि जो एक सक्सेसफुल और टीचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या करती है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसमें ह्यूमन बिहेवियर, जो साइकोलॉजी इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, और एजुकेशन डील करता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो एजुकेशन में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक चाइल्ड के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उनको स्टडी करता है। हर स्टेज के में जो अलग अलग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ में। हेरिडिटी में जो हेरिडिटरी क्वालिटीज़ आती है, इनेट क्वालिटी आती है जो एक चाइल्ड के अंदर, और जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो जो एक इंडिविजुअल के जो पर्सनैलिटी है उसके नेचर और उसकी डेवलपमेंट के साथ डील करती है। एजुकेशन को किसी इंडिविजुअल की ऑल अराउंड डेवलपमेंट से ही जो डिफाइन किया जाता है कि जब किसी इंडिविजुअल की ऑल अराउंड डेवलपमेंट ही एजुकेशन होती है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो जाती है जब। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंट एंड इट्स मेजरमेंट। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो इंटेलिजेंस को स्टडी करती है और इसकी मेजरमेंट भी करती है कि किस प्रकार से हम इंटेलिजेंट को मेजर कर सकते हैं किसी के इंटेलिजेंस को। और उसके बाद नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है बच्चों की, मतलब टीचर है उसको गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस देता है वो अपने लर्नर को। तो इसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो नैरो है, उसका नैरो स्कोप है देन जनरल साइकोलॉजी। जो जनरल साइकोलॉजी होती है वो उसका जो स्कोप है वो उसका स्कोप बड़ा है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही काम करती है। फिर वाइल जनरल साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन ए जनरल वे, वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एजुकेशन फील्ड को स्टडी करती है। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड है।